मेरा हिमाचल में अभी 2 हफ्ते पहले 31 दिसंबर को मतलब न्यू ईयर से जस्ट पहले एक्सीडेंट हुआ था। और ऑल्टो, मेरी भी गलती थी, सिंगल लेन रोड थी, मैंने हॉर्न नहीं दिया था। ऑल्टो हाई स्पीड पे थी, ब्लाइंड टर्न पे, और आके मेरी गाड़ी में हेड ऑन कोलिजन हुआ और घुसी फ्रंट टू फ्रंट। एक बार फिर से जाओ, मैं बंद करता हूँ। जब गाड़ी बंद करते हैं तब की आवाज ज्यादा सही होती है। अच्छा, सब बंद करते में तो आई, बट डेफिनेटली जब कार स्टार्ट थी ना, मजा आ रहा है। हाँ, डीजल टॉनिक दिखा देता हूँ। तो सर डीजल ट्रॉनिक को हम रीमैप तो नहीं कहेंगे किसी भी एंगल, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन आपने इंजन में नहीं करे। रीमैप में क्या होता है ना कि आप रीमैप गाड़ी के साथ ही जाता है जहां जाता है। डीजल टॉनिक आप उठा के दूसरी गाड़ी में लगा दो। मतलब आपको बस ये हटाना है इसमें से। हाँ, थोड़ा सा ये बॉक्स है, ये इसकी वायरिंग जो अपना थ्रॉटल की वायरिंग है यहाँ पे, उसके बीच में लगी है। ओके, यहाँ पे बीच में लगी हुई है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ सेकंड माइंड, ये दूसरा ब्रेन है गाड़ी का। अब वो इसकी सुनता है। ठीक है, इसमें मैं इकोनॉमी मोड, पावर 1, पावर 2 मोड। ये कैसे करते हैं सर आप, पावर 1 पावर 2? इसमें मेरे पास ये रिमोट है, इसमें पावर 1, पावर 2, इकोनॉमी और स्टॉक। मैं चाहूँ तो इसके साथ भी स्टॉक पावर लेवल पे चला सकता हूँ गाड़ी। तो इससे सर, जैसे आप बता रहे थे कि आप चलाते हैं, यूजुअली आप P2 पे चलाते हैं? मैं यूजुअली P1 पे चलाता हूँ। P1 पे, P2 में बहुत ज्यादा पावर रहती है। अच्छा, तो उसमें जैसे कितना आपको लगता है माइलेज ड्रॉप होता है? अभी क्या माइलेज देती है अगर स्टॉक में चलाऊं इसको? तो देखिए, मैं स्टॉक में बात करूँ और P1 की बात करूँ, मैं आराम से चलाता हूँ, मेरे को कोई ऐसी भसड़ तो डेफिनेटली थोड़ी अच्छी, मतलब मेरे को 1.5 का फायदा हुआ है, 1.5 किलोमीटर पर लीटर का फायदा हुआ है। मेरे को ज्यादा माइलेज आती है। अगर मैं वही भगाऊंगा तो कम हो जाएगा। नॉर्मल मतलब कितनी आप बोलेंगे? नॉर्मल में बताऊंगा, मेरे को सिटी में हाईएस्ट और लोएस्ट बताता हूँ। देखिए, मैं आपको लोएस्ट बताता हूँ। अभी मैं स्पीति गया था, तो मेरे को प्योर ऑफ रोड ड्राइविंग में एक दिन की मेरा माइलेज आया था 9.8 का। 9.8, ठीक है, वो होता P2 मोड, बट लोकेशन वाइज जस्टिफाइड है। 9.8 P2 मोड, आई एम सॉरी 9.8 नहीं, 10.8 10.8 P2 मोड। और अब मैं उसी को शहर हाईवे पे जब चलाता हूँ तो 17.5 P1 मोड, और सिटी में आजकल जब चला रहा हूँ तो इसमें अभी आप MID भी देखोगे वो 17 पॉइंट कुछ है, बट MID और एक्चुअल में बहुत बड़ा फर्क है इसमें। तो एक्चुअल का इसका जो आता है वो आता है सिटी में कहीं भी 14 से 15, 15.5 के बीच में। मतलब अगर मैं बात करूं हाईवे की, नॉर्मल की, और स्टॉक कोई चला रहा है तो अराउंड 15 का मैं पकड़ के चल सकता हूं। 15 देखिए, वो तो बंदे के स्टाइल पे है, तो आप 15 से ऊपर तो मत ही जाइए। तो आप इसको रियलिस्टिक रखते हैं। देखिए, जो ये वेरिकोर 400 लिखा है ना, इसके लिए लोग 12 भी देने के लिए तैयार है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये तो मतलब इसके लोग इतने दीवाने हैं इस इंजन के कि इसको लोग 12 का भी एवरेज देगी, क्योंकि आजकल अच्छी कार हैं जो 14-15 का ही दे पाती हैं। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी, इतनी मैसिव कार लेके आप चलोगे, 400 न्यूटन मीटर टॉर्क लोगे, और तो डेफिनेटली मतलब इतना तो आप मतलब एंजॉय करोगे अपनी राइड को। बाकी सर, एक बार आप जो स्टार्ट करके नॉइज बता रहे थे कि एग्जॉस्ट का थोड़ा सा आपको, हाँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्ड क्वालिटी सर, एक चीज और आपने मेरे को एक इंसिडेंट बताया था, वो और बता दीजिए बिल्ड क्वालिटी। और ये कहीं ना कहीं सारे हेक्सा ओनर बता सकते हैं कि उनके साथ कभी कुछ अगर मिसहैपनिंग हुई है तो टाटा का बिल्ड क्वालिटी वहां पे काम डेफिनेटली आया है। मेरा हिमाचल में अभी 2 हफ्ते पहले 31 दिसंबर को, मतलब न्यू ईयर से जस्ट पहले एक्सीडेंट हुआ था। और ऑल्टो, मेरी भी गलती थी, सिंगल लेन रोड थी, मैंने हॉर्न नहीं दिया था। ऑल्टो हाई स्पीड पे थी, ब्लाइंड टर्न पे, और आके मेरी गाड़ी में हेड ऑन कोलिजन हुआ और घुसी फ्रंट टू फ्रंट। बम्पर पे एक क्रैक आया था, शीशा आप देख सकते हो, स्क्रैचेस हैं अभी भी, शीशा टूटा नहीं। ये लाइट पीछे हो गई थी, इसके नक्के टूट गए थे, शीशा नहीं टूटा कोई भी। मतलब मेनली एक बम्पर क्रैक हुआ है, इस पे स्क्रैचेस आ गए हैं। हाँ, ये लाइट थोड़ी सी अंदर चली गई थी। हाँ, बस। लेकिन और इंटरकूलर थोड़ा सा लीक हुआ था, वो सब रिपेयर हो गया। और जो नीचे का जो बैश प्लेट है उसने काफी इम्पैक्ट ले लिया था। ऑल्टो का तो बुरा हाल था। जो दोनों पार्टीज थी बैठे थे, सब सेफ है? वो सेफ थे। उनके नाक पे चोट आई थी, बट मैं उनको हॉस्पिटल ले गया था। Okay. तो फिर ठीक थे वो। दैट्स इम्पोर्टेंट कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो हमेशा थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाइए, पूछ लीजिए, अगर आपको लेके जाना है आप लेके जाइए। लोग क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद या तो लड़ते हैं या फिर भागते हैं वहां से।
तो ये नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि अगर लग गई है गलती से किसी से भी, मैं भी हो सकता है कोई न्यू ड्राइवर है खुद से ही लग जाती है कई बार, तो या तो पूछ लीजिए रुक के, या फिर आप उनको अगर ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि हॉस्पिटलाइज, मतलब अगर कुछ कराना पड़ता है तो देख लीजिए। मैं ले गया था इसलिए शायद से मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पुलिस वाले भी आए थे जो 8-10 जितने भी आए थे, तो उन्होंने कुछ ज्यादा परेशान नहीं किया। यूजुअली परेशान करते हैं क्योंकि हाँ आप आउटर स्टेट में होते हैं तो डेफिनेटली, और ऑल्टो में भी वहीं की होगी। हाँ, और बाकायदा हाँ ऑल्टो हाँ, तो क्योंकि हिमाचल में ऑल्टो बहुत चलती है एज अ टैक्सी यूजुअली। इनफैक्ट वहाँ पे मैंने उस दिन एक और ऑल्टो एक्सीडेंट देखा था, और जो रोड थी इसमें मैं गया था वो नाकंडा पे रोड ब्लॉक हो गई थी, उसकी वजह से मेरे को तत्ता पानी वाली रोड लेनी पड़ी थी। काफी ज्यादा वहाँ पे रैश ड्राइविंग हो रही थी और क्लोज शेव्स काफी ज्यादा थे, चाहे मैं साइड में चलूँ चाहे कहीं भी चलूँ, तो कितनी बार इंसान बच जाएगा। थोड़ा सा सर मैंने देखा है, इवन मैं भी जब धनौल्टी या कहीं जाता हूँ, मैंने देखा है जो हिली एरियाज के ड्राइवर हैं, इधर दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, वो लोग थोड़ा सा उस जगह पे तेज चलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लेन में भी चल रहे हैं दे विल ट्राई टू ब्रेक दैट लेन। हाँ, और सामने वाला हमेशा यही बोलता है कि मेरी गलती नहीं थी। मेरी गलती नहीं। पर मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मेरे को हॉर्न देना चाहिए था। तो ठीक है सर, अंदर अगर मतलब क्या और चेंजेस हैं आप बता सकते हैं। मैं आपको पहले एग्जॉस्ट की आवाज सुनाता ठीक हूँ, है, आप एग्जॉस्ट की आवाज देखते हैं। ये जो चेंज रिसेंटली हुआ है पीछे, इसकी थोड़ी सी आवाज आ रही है यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है मेरे को तो शायद। एक बार फिर से जाओ, मैं बंद करता हूँ, जब गाड़ी बंद करते हैं तब की आवाज ज्यादा सही होती है। अच्छा, सर बंद करते में तो आई, बट डेफिनेटली जब कार स्टार्ट थी ना मजा आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये थोड़ा बहुत लाउड भी नहीं है, किसी को और को बॉदर भी नहीं करेगी, बॉदर नहीं करेगी। और मेरा काम हो गया कि रस्टिंग और क्रैकिंग से सेकंड थोड़ा सा पता नहीं कुछ, एक डीजल कार ओनर्स को मजा आता है आवाज के साथ। जैसे मैं अगर इको स्पोर्ट को कभी टोल प्लाजा पे जब रोकते हैं, हम थोड़ा तेज जाते हैं और फिर रोकते हैं, जब शीशा डाउन करते हैं तब पता लगता है जो इंजन की आवाज आ रही होती है ना। हाँ, इंजन का जो एक ग्रंट होता है वो मजेदार है, वो बहुत मजा आता है उसमें। वो ईवी ओनर्स मिस करेंगे। और लकीली आज मैं एक ईवी का भी वीडियो शूट करने वाला हूँ, तो शायद मेरे को ये देखने चलाने के बाद उसको पता नहीं कैसा मेरे को रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं लगा वो कार स्टार्ट भी है या नहीं है। सही है। तो अंदर सर अगर मैं केबिन की बात करूं, मतलब वैसे तो नोएडा में है, ठंड के दिन है, लेकिन धूप अच्छी पड़ रही है इसलिए एसी चलाने की जरूरत पड़ रही है। बस गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, बाकी तो क्या ही टेंशन है। तो एक सर ये चीज थी, इसका डैशबोर्ड बहुत बड़ा है। हाँ, और मतलब बहुत स्पेस है, आप देखेंगे बोनट वहां पे और यहाँ तक है, तो ये कभी लगता है कि बहुत, वैसे तो मेरे ख्याल से मैं कहूंगा नहीं इसमें कि लेग स्पेस और होना चाहिए था, ये होना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो इस कार में वैसी खत्म हो गई है। हाँ, तो लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो ये काफी बड़ा इसमें, हाँ, इसमें डैशबोर्ड काफी बड़ा है, और बोनेट की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। बोनट की विजिबिलिटी है ही नहीं। मतलब मैं थोड़ा सा ऊपर बैठा हूँ तो मेरे को तो, मैं तो सीट बिल्कुल नीचे करके चलाता हूँ, और मेरे को ऑनेस्टली बोनट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब बंदा आइडिया हो जाता है, आइडिया रहता है। आप जब हिल्स पे चला चुके होते हो गाड़ी, ट्रैफिक में चला चुके होते हो, और आई डोंट ऑनेस्टली फील कि मेरे को बोनट देखने की जरूरत है गाड़ी में। मैं देख रहा हूँ सर ओआरवीएम इसके काफी बड़े हैं। हाँ, ओवरव्यू काफी, हाँ, जितना व्यू आता है वो काफी तो पूरी कार कवर कर रही है, वो मैं देख रहा हूँ। हाँ, वो पूरी कार हो जाती है। बाकी ऐसा ब्लाइंड स्पॉट तो रहता ही रहता है, उसका हम क्या ही कर सकते हैं। स्क्रीन वाइज खुश है, मतलब वैसे तो छोटी है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी भी नहीं है, बट साउंड क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि JBL का इसकी इज्जत बस इसका JBL का साउंड क्वालिटी को चाह रहा है, वरना इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ नहीं। पर सर फीचर्स वाइज जब जिस टाइम पे इनोवा में कुछ नहीं आता था, हाँ, तब इसमें JBL के स्पीकर आते थे, आपका मल्टीमीडिया भी अच्छा खासा देखने में था इसमें, प्लस इसमें एम्बिएंट लाइट आती थी। तो ये सब चीजें उस टाइम पे मेरे ख्याल से जो कार्स आती थी 7 सीटर तब बहुत कम थी सर। स्कॉर्पियो को कोई प्रेफर नहीं करता था, कि स्कॉर्पियो के पीछे वाली सीट्स उतनी किसी यूज की नहीं है वो तो। और तब ये आजकल तो आप देखेंगे 7 सीटर का एक जमाना आ गया है, काफी सारी कार्स हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट, थोड़ा लग्जरी में कहूंगा कि ये इन्होंने लग्जरी की तरफ फोकस करने की कोशिश करी थी, और काफी हद तक अचीव भी किया था। डेफिनेटली आपको बैठने पे, अब आज के हिसाब से मैं ये कार दिखाऊंगा तो हो सकता है मे बी किसी को लगे कि यार ये मेरी कार में तो ये सब है, लेकिन ये जो टेरेन मैनेजमेंट टाइप की चीजें, आप कंफर्टेबल, डायनेमिक, किस उसमें उसको चेंज कर सकते हो। इतनी बड़ी स्क्रीन तब ओके थी, क्योंकि मोस्टली में स्क्रीन ही नहीं आती थी। यस, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें ये चीजें अच्छी थी। कंसोल काफी अच्छा
लगता था यहाँ पे कुछ डिजिटल कुछ एनालॉग वाला आपका दिखता था। हाँ, ये आपका टैकोमीटर स्पीडोमीटर एनालॉग है, बाकी बीच में एक डिस्प्ले डिजिटल है जिसमें Digital ट्रिप है। मीटर और माइलेज दिख जाती है। और सर अंदर कुछ ऐसा बताने लायक आपको लगता है? अंदर सब कुछ बेसिक है। हाँ, यहाँ पे ये वाला ग्लव अच्छा, एक ग्लव बॉक्स इसमें दो आते ये हैं। कूल्ड है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो देखिए प्रैक्टिकलिटी तो बहुत है, यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं आप, और ग्लास होल्डर तो एक बाकी ही है। इसमें फोन रखने की जगह कुछ नहीं दी गई थी, ओके। और इनफैक्ट मेरे को कप होल्डर भी एक ही है, तो स्टोरेज स्पेस बेटर मैनेज की जा सकती है। शायद बाद वाले लेटेस्ट मॉडल में यहाँ पे उन्होंने वायरलेस चार्जिंग का जगह दी थी या नहीं? नहीं, इसमें वायरलेस अच्छा, चार्जिंग की इसमें जगह नहीं नहीं है दी थी। इसमें ये सब फंक्शन थे ही नहीं हमारे साथ चार्जिंग वाले, तभी तो गाड़ी आज की रेट डाउनग्रेड हिसाब से सस्ती थी। तो सब कुछ जितना बेसिक्स होता है विद ऑल द नेसेसिटीज वो सब था इसमें। जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है सर वो बताइए कैसा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, हैवी है और मेरे को ठीक है, शूट कर रहा है। हाँ अभी जैसे ये कार तो बंद हो चुकी है, हाँ। आपने भी एक इसको सेकंड हैंड मार्केट में ले लिया, हाँ। रिकमेंड करेंगे किसी को कि अब इस पे जाओ या कोई और बेटर आपको लगता है? देखो, अगर आपको ये नॉलेज है, आपके पास ये कॉन्टैक्ट्स हैं कि आप पार्ट्स कहाँ से मंगवा सको, अगर आपको कंपनी के बताए 20,000 नहीं 10-12,000 पे सर्विस कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके अकॉर्डिंग इस कंपनी के हिसाब से इसको 20,000 पे सर्विस कराना हाँ, जो कि सही नहीं है। सही नहीं है। जो कि आप अगर अकेले शहर में रहते हो फिर आपके लिए सही है वो बात, बट अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो, आप मिट्टी वाली जगह पे चला रहे हो जो कि हर जगह है, तो कंपनी के ब्रोशर में तो लिखा हुआ है 7,500। 7,500 कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बट फिर भी अगर हम देखें एक नॉर्मल मिडिल ग्राउंड में नहीं, थोड़ा 7,500 की साइड पकड़ें तो 10,000 12,000 अपर लिमिट है। तो अगर आप 10-12,000 की सर्विस इंटरवल से ठीक हैं, अगर आपको पार्ट्स की नॉलेज है कहाँ से मिलेगी, कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपके पास कोई ढंग का सर्विस करने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये यूज्ड कार में ले सकते हैं। ले सकते हैं। इसका सर जो एक एवरेज कॉस्ट है, अगर सर्विस आप कंपनी से करा रहे हैं तो क्या आ रही है? और जैसे आपने बताया कि आपको क्योंकि काफी अच्छी नॉलेज है, बाहर से आप अच्छे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छे मैकेनिक्स पता है और आप अपनी कार की एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी करा सकते देखिए, एक नॉर्मल सर्विस का मैं बताता हूँ आपको, जिसमें ब्रेक पैड ऑब्वियसली जिसमें चेंज नहीं होंगे, हैं। और इंजन ऑयल चेंज होगा, और एयर फिल्टर, अपना फिल्टर वगैरह, ऑयल फिल्टर वगैरह। मैं जो ऑयल लगाता हूँ वो ऑयल ही कंपनी की ऑयल से डबल कॉस्ट का है, कॉस्ट का। और इस बार जो कूलेंट डाला है वो ट्रिपल कॉस्ट का है। तो अगर मैं नॉर्मली पकड़ लूँ एक अमाउंट, तो मेरी सर्विस हो जाएगी 5,500 में, 6,000 में। कंपनी के बाहर कंपनी में वो होगी 9,500 10,000। तो सर इतने बड़े कार के लिए तो शायद डेफिनेटली कंपनी की सर्विस भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, बट डिपेंड करता है कि अब देखिए, कंपनी की तारीफ बिना बात के तो करनी नहीं चाहिए। सर्विस तो कंपनी के कंट्रोल में कुछ नहीं था, वो सर्विस सेंटर होता है जो भी काम करवाता है। तो आपकी किस्मत पे आपको सर्विस सेंटर और सर्विस इंजीनियर कैसा है, कैसे हैं? अगर वो जेन्युइन है तो आपको जो रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरत है, वो उतना ही काम करेंगे और आपका बिल कम आएगा। हो सकता है काम की जरूरत ज्यादा हो तो बिल ज्यादा भी आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा बिल ज्यादा आना गलत होता है। तो अगर आपके पास सब कुछ आइडियल सिनेरियो एक हो जाता है तो आप इन गुड हैंड्स है, मैं कहूँगा। अदरवाइज तो थोड़ा किसी भी कंपनी के साथ, टाटा ही नहीं, किसी भी कंपनी के साथ थोड़ा रिस्की रहता है। तो सर अभी तो इसका, क्योंकि यहाँ पे एनसीआर में एक 10 इयर्स वाला रूल है, हाँ अभी ये कार आपने ली है रिसेंटली तो ठीक है, थोड़ा टाइम है। हाँ। फ्यूचर में जाके कभी ऐसा हो सकता है आपको इसको हटाना पड़े, तो कौन सी कार पे प्रेफर करेंगे? मतलब देखिए, मेरा लैडर फ्रेम मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहेगी, और 4x4 प्रॉपर 4x4 नेक्स्ट टाइम। उस टाइम पे ऐसी कौन सी कार? उस टाइम पे क्योंकि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे लेडर ऑन फ्रेम हटता जा रहा है। लैडर फ्रेम हटता है, बट स्टिल जो ट्रू एसयूवीज होती हैं 4x4 कैपेबिलिटीज वाली, वो लैडर फ्रेम ही रहती हैं। जैसे कि आप इनफैक्ट जब मैं कह रहा हूँ, मेरे को यार समझ में आ रहा है कि डिफेंडर मोनाको हो चुकी है, बट दैट्स अनदर लीग ऑफ अ कार। तो जो थार है लैडर फ्रेम है, गुरखा लैडर फ्रेम है, पजेरो पुरानी वाली अपनी पजेरो लैडर फ्रेम है। तो अगर बात करें इसके 10 साल होने पे, जो कि 2027 है, कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करूंगा? मार्केट 5 साल बाद क्या होगी कुछ नहीं पता। हो सकता है मिलेगा ईवी की आप 4x4 चल। हाँ, इजी। हालांकि वो मैं देखिए, इनिशियली तो हर बंदा चेंज से बचना चाहता है। हमें पता नहीं कि ईवी की रेंज 4x4 में क्या हो सकती है। बट सर मैंने अभी देखा, मैंने रिसेंटली ऑटो एक्सपो कवर किया था, तो मैंने देखा वहाँ पे 95% कार ईवी एंड हाइड्रोजन बेस्ड ही दिखाई हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब बहुत लिमिटेड है, हार्डली। टाटा का ही मैं कहूंगा कि शायद उन्होंने एक ओवरऑल रेंज निकाली थी, जिसमें उन्होंने अल्ट्रॉस प्लस पंच में सीएनजी सिलेंडर दिए हैं। तो उनके कुछ वेरिएंट्स मैं कह सकता हूँ कि मेरे को बेटर सेक्शन लगा उनका जो पवेलियन था। बाकी तो मुझे लगा सब ईवी पे ही जोर दे रहे हैं एक तरीके से। देखिए, बात ऐसी है कि
अगर जब मेरे को पता लगेगा कि डीजल गाड़ियाँ मिलनी बंद होने वाली हैं, तभी मैं उसी टाइम पे कोई डीजल गाड़ी उठा लूँगा, क्योंकि मौका दोबारा मिलेगा नहीं। तो जितनी इंजॉय कर सकते हैं ये टॉर्क वाली ऑफ रोडिंग लाइफ, डीजल के इंजन की साउंड, वो मैं इंजॉय करूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। बाकी डेली यूज़ के लिए देखा जाएगा कि क्या यूज़ किया जाता है जब वक्त आता है वो डिसीजन मेकिंग का। देखिए ये बहुत ज़रूरी है अपनी कार से प्यार करना। जैसे उन्होंने कहा कि टॉर्क वाले डीजल वाली कार्स, तो ये एक अटैचमेंट होता है, एक लव होता है पर्टिकुलर किसी मशीन के लिए, जो मैं फील करता हूँ। क्योंकि देखिए फोर्ड इकोस्पोर्ट जाने के बाद अब कोई एक टाइम आया था सर, जैसे ही सुनने में आया कि फोर्ड जा रही है, बहुत लोगों ने रीसेल करी अपनी कार, हटाई जल्दी से। लेकिन व्हेन यू मेक अ माइंड ना कि आपको ये कार पसंद है, तो ठीक है 10 साल बहुत है, पहले 10 साल तो उसको अच्छे से रखो अपने 10 साल, हाँ 10 साल आपको लगता है कि 10 साल बहुत कम, और उसके बाद भी ऑप्शंस है, आप इसको एनओसी कटा के कहीं और ले जा सकते हैं। आपको कार अगर प्यारी है तो हाँ, ऑप्शंस कभी खत्म नहीं होते हैं। तो मोहित थैंक यू, मतलब आज आपने हमें टाइम दिया पहले, और एक ऐसी एसयूवी जो रियल में मतलब मेरे को कवर करनी थी अपने चैनल पे, तो आपने उससे रूबरू कराया। वो चीज़ें देखिए, एक नॉर्मल आप हेक्सा लेके आते तो शायद मेरे को अच्छा लगता, खुशी होती, और ज़्यादा खुशी हुई जब आपके चेंजेस देखने को मिले। मतलब मेरे को अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना, बात करना, जो अपनी कार से सच में इतना लगाव रखते हैं कि उन्होंने उसमें अपने अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकल चेंजेस करे हैं। हाँ, इसमें सारे चेंजेस जो है वो काफी फंक्शनल है, दिखावे के चेंजेस। हाँ, जैसे आपने एक मैंने देखा यहाँ पे एक लेवलर रखा हुआ है, ये इंक्लाइनोमीटर है, इसमें दिखाता है कि गाड़ी कितने एंगल पे चढ़ रही है, उतर रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए थार में ये जब स्क्रीन में दिखता है तो लोग उसको बोलते हैं कि अरे ये यहाँ रखा है, लेकिन उसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, और हो सकता है हर कार में वो चीजें नहीं अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल यूज वाली चीजें हैं, और कोई आपकी स्पेस नहीं ले रहा है ये, है ना। तो थैंक यू हेक्सा, थैंक यू मोहित, वेलकम। तो चैनल पे आने के लिए थैंक यू। मोहित का भी जो YouTube चैनल है उस पे वो अपना ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर कार के रिगार्डिंग, उन पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे प्लस 4K क्वालिटी में। तो अगर आपको वो देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डालूंगा, आप उनको भी जाके ढेर सारा प्यार दिखाइए, और डेफिनेटली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नोएडा से बिलोंग करते हैं आसपास से, और अपना ओनरशिप रिव्यू कभी आप हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, छोटा चैनल है लेकिन प्यार मिलेगा आपको डेफिनेटली, तो आप आके मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मेल ID पे भी डाल सकते हैं। तो थैंक यू मोहित। थैंक यू सिद्धांत जी फॉर कवरिंग माय चैनल। ओके।